ओके अब एक्सरसाइज हमें जो करनी है विच इज कॉल्ड एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, है ना। तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, राइट अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री तो हो 3, डिग्री कितनी हो, डिग्री हो 3, वेरिएबल हो x, वेरिएबल हो x, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज 7, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो -7 हो। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें बोली इसने हमें जो कि हमें फॉलो करनी है। तो ऐसे डिग्री 3 हो मतलब x की सबसे बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए, मतलब x का क्यूब का टर्म तो उसके अंदर होना चाहिए। फिर कह रहा है x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो वो -7 हो। ठीक है, वेरिएबल तो x ही है दोनों में, है ना। और इधर क्या बनेगा, x इधर 5 लिख दो चाहो तो, है ना। बताओ इसकी डिग्री कितनी है, 3, x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, और बाकी तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लगा लो। इसको ना भी लगाते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लगा दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x + 5। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू विच इज वेरिएबल। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ऐसे कह रहा है, 5x² - 3x + 7 की वैल्यू निकालनी है x = 1 पे, मतलब x की जगह पे 1 पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, तो 5 × में 1 का स्क्वायर, 3 × में 1 प्लस का 7। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 = प्लस 5 और 7 में से 3 गया 9। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट यहाँ लिखता हूँ मैं इसका, यहाँ लिखा हुआ है 4t³ - t² + 6। अगर t की वैल्यू है a तो जहाँ जहाँ t है उधर उधर a लगा देना है हमें। ठीक है, तो 4 × में a³ - a² + 6, तो कितना हो गया, 4a³ + 6। अब इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता, है ना, ये छोड़ देते हैं इसको। तो इतनी तो बात तुम्हें समझ आती है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कहता है, इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2। कह रहा है एक नंबर है कोई सा, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई एक नंबर है x। कह रहा है इसको अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 5x/2 बन जाएगा। इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कह रहा है ऐड 2/3, इसमें से 2/3 अगर हम ऐड करेंगे, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, -7/12 मिल जाएगा। तो नंबर ढूंढना है। लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल बहुत अच्छे से आता है हमें। इधर आया 5x/2, इधर -7/12 था, ये प्लस का 2/3, यहाँ आके माइनस का 2/3 हो जाएगा। इधर आया 5x/2, इधर कितना हुआ, 12 और 3 का जो एलसीएम होता है ऑफ कोर्स वो 12 ही होता है, निकाल कर देख लेना। 12 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 3 के टेबल में ये कितने पे आता है 12, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा -8, तो कितना आया 5x/2 = 7 8 माइनस का अपॉन में। ठीक है, अब ये 5/2 है ना, तो वहां जाए क्या बन जाता है, वहां आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इसको इससे काटो कितना हुआ, -3, इसको इससे काटा कितना हुआ, कितना 6। ये और कट रहा है क्या, आप बोलो कट रहा है, काटा कितने पे, -1/2 हो गया, है ना, और काट के। अब चेक कर लेते हैं इसको सिचुएशन में डाल के कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय x, यहाँ पे क्या लगाना है, -1/2 + 2/3 बराबर -7/12। समझ रहे हो, मैं सब्स्टिट्यूट करके आंसर मैच कर रहा हूँ कि सही है कि नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू ये आई है, उठा के यहाँ लगा दी x की वैल्यू को। अगर RHS LHS के बराबर आ जाता है दैट मीन्स हमने सही करी कैलकुलेशन। कितना हुआ, -5/2, 2/3 बराबर -7/12। करना जरा कितना हुआ,
5/2 भी है, अच्छा ठीक है, 5 के नीचे 2 भी था एक, है ना, यहाँ पे 5 के नीचे 2 भी था, फिर x पे -1/2 था, तो कितना हो गया, इसको इससे करा तो -5, इसको इससे करा तो करो जरा एलसीएम, 5 तिये -15, 4 दूनी 4 तिये बराबर -7 इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया, -7/12 बराबर -7/12। दैट मीन्स हमारा यह जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि LHS RHS के बराबर आ चुका है। ठीक है, जब भी सिंगल वेरिएबल में सिचुएशन आए तो उसको हमेशा वेरीफाई करके चेक। अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर कौन सा है, अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर उसका 5x होगा, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 5x होगा, है ना। इसने बोला पहले का 5 गुना ज़्यादा है, तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर 5x होगा। ठीक है, फिर क्या कहता है, इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ साइड, कह रहा है पहले नंबर में भी 21 ऐड कर दिया, दूसरे नंबर में भी, अच्छा यहाँ से दोबारा लाइन बना देते हैं, 21 इज एडेड टू बोथ नंबर्स, तो जो फर्स्ट नंबर था वो क्या बन जाएगा, x + 21, सेकेंड नंबर था वो क्या बन जाएगा, 5x + 21। समझ रहे हो, कह रहा है अगर दोनों में 21 ऐड कर दे, इतना बोला इसने। ठीक है, क्या लिखा है, इफ कहाँ गया, इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर, अगर 21 दोनों नंबर में ऐड कर दिया जाए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर। कह रहा है नए नंबर में से पहला जो है वो दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा, तो ये छोटा लग रहा है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरा आ जाएगा हम पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन में ही दिया था ये कि अगर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो दूसरा आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा, 2x प्लस बराबर 5x प्लस, ठीक है, कितना बना, 42 - 21, ये प्लस के 21 को यहाँ ले आए, इधर 5x, ये प्लस के 2 को यहाँ ले आए तो माइनस का 2x बन गया। क्लियर इतनी बात, इधर कितना आया 21, इधर कितना आया, इसको नीचे लेके गए, 21/3 बराबर x, कटा कितने पे, तो x की वैल्यू आई, ठीक है, x 7 आता है हमारा। तो फर्स्ट नंबर तो आ गया, निकाल लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट नंबर क्या बना, सेकंड नंबर क्या बना, सेकंड नंबर के लिए x को 5 से मल्टीप्लाई करना है ना हमें, 5x है सेकंड नंबर, तो कितना हो गया 7 × 5 यानी कि, ठीक है, तो ये बने हमारे दोनों। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से समझेंगे। इफ़ यू हैव 800 रुपीज़, इफ़ यू हैव 800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, कह रहा है आपके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे हैं, स्टार्टिंग में हम पे 800 रुपये हैं, और कह रहा है 250 रुपये एवरी मंथ सेव करते हैं हम, 250 रुपये एवरी मंथ सेव करते हैं। फाइंड द अमाउंट, कह रहा है 6 महीने बाद, 2 साल बाद कितना अमाउंट होगा ये पता करना है हमें। ठीक है, तो हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है, पहला 6 मंथ्स के बाद, दूसरा 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, कितना अमाउंट हो जाएगा, तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाते हैं पहले, फिर ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले लीनियर इक्वेशन के लिए थोड़ा समझो, जब मंथ था 0, मैं यहाँ लिखता हूँ मंथ, यहाँ लिखता हूँ मैं अमाउंट। जब मंथ था 0 तो पैसे कितने थे हमारे पास, 800 रुपये। पहला महीना बीता तो 250 रुपये और ऐड हो गए, कितना बन गया 1050, 1050, करेक्ट। या फिर उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 800 + 250, है ना। जब दूसरा मंथ बीता तो कितने पैसे हो गए, 800 + 2 × 250। जब छठा मंथ बीता तो कितने रुपए हो गए, 800 + 6 × 250। जब ऐसे चलते चलते कोई nth मंथ बीता होगा, कोई nth, हाँ
तो कितना हुआ होगा 800 प्लस 250 n, यही तो हुआ होगा। तो मिल गई लीनियर इक्वेशन हमें। क्या बनी? लीनियर इक्वेशन हमारी बनी है। अच्छा, अमाउंट को लीनियर इक्वेशन ऐसे बनी है कि जो अमाउंट है हमारा, अमाउंट मतलब कैश का अमाउंट, अमाउंट को आप कैश भी बोल सकते हो या मनी भी बोल सकते हो। तो अमाउंट कितना आया 800 प्लस 250 इंटू में n, ये आई हमारी लीनियर इक्वेशन। अब पहले पार्ट में पूछो 6 महीने बाद कितना बनेगा मुझे बताओ। तो फॉर 6 मंथ्स के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसमें n की वैल्यू को 6 लगा दो, काम हो जाएगा। 800 क्या निकाल रहे हैं हम? अमाउंट निकाल रहे हैं। 800 जमा 250 इंटू में 6 कितना होता है? कितना होता है? 1200। कितना हुआ? 800 1200 2000 रुपये हो जाएंगे छठे मंथ पे। सेकेंड पार्ट में पूछता है 2 साल, फॉर 2 ईयर्स। तो n की जगह पे 2 मत लगा देना गलती से भी। हमें तो n क्या है? n यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ है, तो 2 साल थोड़ी लगाएंगे हम यहाँ पे। 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24। तो n की जगह पे हम यहाँ पे 24 लगाएंगे। तो अमाउंट कितना आएगा? 800 जमा 250 मल्टीप्लाइड बाय 24। मेरे को पूरा भरोसा है कि आप इसको सॉल्व करके लिख लोगे। 24 को 250 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर है 800 उसमें जोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 800 प्लस 25 इंटू 6 कितना होता है? 6 दूनी 12, 13 14 15, 1500 होता है। 1500। तो 8 5 कितना होता है? 2300 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 2300 रुपये होंगे। 500 क्यों होंगे? क्यों 300 होंगे? 1500 प्लस 800 0 0 8 5 13, 3 इधर 1 2, 2300 ही होंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा निकालना है? 2 साल का निकालना है। फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए कितने मंथ हो जाएंगे 2 साल के लिए? तो 2 साल, 1 साल के अंदर 12 मंथ होते हैं, तो 2 साल के अंदर 24 मंथ हो जाएंगे। तो n की जगह 24 लगा दो अब। तो अमाउंट क्या बनेगा? आप बोलोगे 800 जमा 250 मल्टीप्लाइड बाय 24। कितना हुआ? 250 को 24 से करा तो कितना आता है? करके लगा के जो भी आंसर है जोड़ लेना। ठीक है, 250 को 24 से मल्टीप्लाई करना, कुछ आंसर आएगा, फिर उसको 800 से जोड़ लेना, यहाँ लिख देना, टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो छठा क्वेश्चन जो है ये वन ऑफ इट्स टाइप है ना, ये भी एक अच्छा टाइप होता है क्वेश्चंस का। यहाँ पे बोला है अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। इस लाइन का मतलब समझो, कह रहा है एक 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का जो नंबर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? मुझे एक बात बताना, 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर मानो 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर है 54, तो उसे हम कैसे लिख सकेंगे? 5 इंटू 10 जमा 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सोचो ध्यान से। अगर 65 है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 10 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसको ऐसे 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या इतनी बात समझ गए? 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। क्लियर इतनी बात? पहला जो भी, अरे 1 ऐसा नंबर है ना x y, तो जो वंस का नंबर है उसको तो y ही लिखेंगे, जो टेंस का नंबर होता है उसे 10x लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए बात को मेरी? तो जो 2 डिजिट का नंबर है वो कुछ ऐसा होता है 10x प्लस वाई। ठीक है, इतनी बात समझ गए? उसके बाद कहते हैं कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 3 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा अगर नंबर है 96, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 3 है। अरे 6 और 9 में कितना डिफरेंस है?
5, कितना डिजिट का अंतर है इनके? 3 का ही अंतर है ना, डिफरेंस पूछा है बस, है ना, बात समझ गए? तो अगर पहली डिजिट x है और दूसरी डिजिट y है तो डिफरेंस बिटवीन डिजिट क्या होगा? बिल्कुल सही, डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स कितना है? x माइनस वाई, और वो 3 दे रखा है हमें, ठीक है? क्लियर इतनी बात? If digits are interchanged, the resulting number is added to the original number, then we get 143. अब मेरी बात समझना, अगर ऐसे था कुछ 54 था, इसको हमने कैसे लिखा था? आप बोलोगे 5 × 10 + 4 लिखा था, ऐसे लिखा था। अगर डिजिट्स को मैं इंटरचेंज कर दूं, यानी कि 45 कर दूं, तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा? तुम बोलोगे 4 × 10 + 5। अगर एक नंबर था हमारा xy, तो उसको हमने कैसे लिखा था? 10 × x + y, ऐसे लिखा था। अगर एक नंबर को मैं इसके इंटरचेंज कर दूं तो मैं कैसे लिख पाऊंगा इसे? 10 × y + x। तो अब यहाँ पे डिजिट्स को इंटरचेंज किया हमने, जब डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड तो क्या बन गया? अगर 10x + y था तो इधर 10y + x बन गया। इतना उम्मीद है समझ आ रहा होगा, ठीक है? अब इसके बाद कहता है कि इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज कर दिया, द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है ओरिजिनल नंबर को रिजल्टिंग नंबर से जब हमने जोड़ा तो 143 आया, मतलब कि 10x + y को 10y + x से जब हमने जोड़ा तो 143 आया। क्वेश्चन में दिया है हमें ये, ठीक है? दोनों नंबर ढूंढने हैं हमें, दो नंबर मतलब कि इंटरचेंज नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों ढूंढने हैं हमें। तो देखो x + x कितना हो गया? 11x, अरे 10 बार x था, इधर 1 बार x था, 11 बार x हो गया। y + 10y कितना हो गया? बराबर में 143। क्लियर इतनी बात? 11 कॉमन ले लो इस तरफ, x + y बराबर 143। 11 को इसके नीचे भेज दो, x + y बराबर 143/11। इसको इससे काटा, कितने पे गया? 1 पे। कैरी कितना गया? 3। 33 कितने पे गया? तो x + y बराबर 13 है और x - y बराबर 3 है। क्या होगा बताओ? दो नंबर जिनको जोड़ के तो 13 आता है और घटा के, दोबारा सोचो, ऐसे नौ नंबर जिनको जोड़ के तो 13 आता है, घटाने पे 3 आता है। 10 और 3 को अगर घटाएंगे तो 7 आएगा। सोचो, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 13 आ जाए, घटाने पे 3 आ जाए। 8 5 सही जवाब। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13, और घटाएंगे तो कितना आएगा? अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है मुझे ऐसे गैस करना नहीं आता, तो वो बच्चा इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? इस वाली को बोले दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? फिर वो बच्चा क्या करे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पटक दे, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x - y बराबर 3 है। x की वैल्यू यहाँ से निकालो, x बराबर कितना आया? 3 + y, यही आया। सोचो ध्यान से, माइनस का y था, इधर आगे प्लस का y हो गया। नाउ पुट दिस वैल्यू, पुट x बराबर 3 + y इन इक्वेशन नंबर 2, है ना? बात समझिए क्या कर दिया? तो इसमें लगा दो, तो x जमा क्या था? y बराबर 13 थी, यही था। क्या करना है हमें? x से क्या लगाना है? तो 3 + y बराबर 13, तो 3 + 2y बराबर 13, ये प्लस का 3 यहाँ आके, तो 2y बराबर 13 - 3, तो 2y बराबर, तो y बराबर 5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? अब इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में लगा दो, ठीक है? पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन नंबर 2 में लगा लो,
चाहे 1 में लगा लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ लगा दो, तो x प्लस वाई कितना था, 13 था। y की जगह पे हमें क्या लगाना है, बराबर 13, तो x बराबर कितना आया, इसे 13 माइनस 5 कितना होता है, तो x आया 8। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था हमारा 10x प्लस वाई। एक्स यहाँ पे क्या लगाना है हमें, तो 10 इंटू में 8 प्लस वाई की जगह पे क्या लगाना है हमें, कितना हुआ, नहीं वाई की जगह पे 5 लगाना था, सॉरी, है ना, कितना हो गया 85 बना हमारा ओरिजिनल नंबर। इंटरचेंज करें क्या आया, ऑफ कोर्स 58 आया होगा 85 को इंटरचेंज करके। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 85 और इंटरचेंज नंबर हमारा, सारी कंडीशन अग्री कर रही है चाहे तो तुम ध्यान से देखो। 2 डिजिट का नंबर था, हाँ 2 डिजिट का नंबर है, और क्या है, दोनों के बीच का अंतर 3 होना चाहिए, दोनों के बीच का अंतर 3 है, और क्या है, इसको जब इससे जोड़ेंगे तो 143 आना चाहिए। तो जोड़ो जरा इसको इससे, 85 को 58 से जब हमने जोड़ा तो 8 5 13, 3 इधर 1, 8 और 1 9, 10 11 12 13 14, तो 143 आ रहा है इनको छोड़ के भी, है ना। तो सारी कंडीशन अग्री कर रही है, मतलब हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है दोनों के दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें 4 इक्वेशंस दी गई हैं हमें, और चारों इक्वेशंस की हमें पहले तो बोला है ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो मैं ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं इनका डेटा बना देता हूँ सबका, ठीक है, ताकि आप खुद से ग्राफ ड्रॉ कर लो। ठीक है, इतनी बात। तो ड्रॉ ग्राफ्स में मैं सबका डेटा बना दूंगा, बाकी आपको खुद से ही करना पड़ेगा। y बराबर -3x + 4। ठीक है, तो कैसे बनाए डेटा, हमें कुछ रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं, 4 पॉइंट्स बहुत रहेंगे इसके लिए। एक बार एक काम करो, x को कर दो 0, ठीक है, x को कर दो -1, x को कर दो +1, ठीक है, इतना बहुत रहेगा डेटा बनाने के लिए। तो जैसे ही आपने x को करा 0, x को करा -3 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, और 0 में 4 जुड़ा तो कितना आ गया 4। क्लियर इतनी बात। x को जैसे ही रखा हमने -1, -3 मल्टीप्लाई हुआ -1 से, कितना बन गया 3, 4 से जुड़ा कितना हो गया 7। ठीक है, x की जगह रखा 1 हुआ मल्टीप्लाई -3 से, कितना आया, और वो प्लस हुआ 4 से, +1, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बन गया डेटा। अब इसका आप इस तरह से कुछ ग्राफ बना लेना, 4 पे 0, तो इधर 4 पे 0, ये पॉइंट इधर कहीं आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा, ये ऐसे कहीं आएगा। देख लेना कैसा ग्राफ बन रहा है इसका, है ना। तो ग्राफ तो मेरे ख्याल से अगर आप बना लोगे, स्टार्टिंग से देख रहे हो तो, ग्राफ्स नहीं बना रहा मैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमसे है 2y बराबर 4x + 7। ठीक है, इसको देखते हैं क्या करें, इसका डेटा ही बना लेते हैं हम। 3 पॉइंट्स बहुत रहेंगे, x और y। एक बार एक काम करो, x को कर दो 0, जैसे ही तुमने x को करा दिया 0, तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ 0, और वो ख़त्म हो गया। तो 2y किसके बराबर आ गया 7 के, 2 7 के नीचे आया, तो y की वैल्यू क्या हो गई 7/2। अरे 2 नीचे आया है ना, तो कितनी हो गई 7/2, जिसकी वैल्यू होती है 3.5। क्लियर इतनी बात। अब एक काम करते हैं, y को कर देते हैं 0, तो 2 × y की जगह 0 बराबर 4x + 7, तो ये तो हो गया 0, तो 0 बराबर 4x + 7। इसको इधर भेजा, -7 बराबर 4x, इसको नीचे भेजा, -7/4 बराबर x। 7/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होती है, 7 इधर 4 इधर, 4 एकम 4, 5 6 7, 3 बच गया, पॉइंट लगा 0 आया, 4 7 28, 2 बच गया, पॉइंट से 0 आ गया 5, तो ये 20 पे ख़त्म हो गया। तो आंसर आया हमारा कितना, जब रखा हमने y पे रखा 0, तो x पे आया, देखो हमारा x पे -7/4 आया था, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.75 आया। क्लियर इतनी बात।
इसके बाद क्या करेंगे, हाँ माइनस का ऑफ कोर्स है ना, क्योंकि इधर नेगेटिव निशान था। ठीक है, इसके बाद थोड़े अच्छे अच्छे से पॉइंट निकाल लेते हैं इसके, है ना। ये तो थोड़े ऐसे सही हो गए दोनों पॉइंट्स, है ना। एक अच्छा सा पॉइंट निकालते हैं कोई इसका। अगर हम 7 4 11 हो जाएगा, अगर हम x की जगह -1 रखें, 7 में से 4 है कितना आएगा 3। ठीक है, एक बार x की जगह -1 रख दो। एक बार जैसे ही तुम x की जगह -1 रखोगे तो कितना बनेगा 2i बराबर 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 जमा 7। तो 2i बराबर ये कितना हुआ, ये बना -4 में से 7 जोड़ा कितना आया 3। y की वैल्यू क्या आई 3/2, कितना होता है ये तो 1.5 पॉजिटिव। ठीक है, उम्मीद है ग्राफ आप बना लोगे खुद से। मैंने सॉल्यूशन निकाल दिए हैं, यू कैन मेक योर ओन ग्राफ्स। बाकी दो के बना लेते हैं। थर्ड पार्ट ये रहा, 5y बराबर 6x - 10। पॉइंट में ही आएगा इसका भी पूरी कहानी, इधर x इधर y। ठीक है, थोड़ा सा आसान रहेगा, चलो 6/5 भी हो जाएगा फिर वो, है ना। x की जगह पे एक बार 0 लो। जैसे ही तुम x की जगह पे 0 करोगे ये वाला टर्म गायब हो गया। 5y किसके बराबर आ गया -10 के, तो 5 इसके नीचे आया, -10 के नीचे 5 आया तो कितना आया -2। क्लियर इतनी बात। फिर y की जगह पे 0 नहीं कर रहा मैं, सॉरी x की जगह पे 0, हाँ y की जगह पे 0 नहीं कर रहा मैं क्योंकि पॉइंट में आएगा आंसर फिर से। तो क्या करते हैं अब 12 में से 10, ये भी बहुत बड़ा बनेगा, -1 -16/5। ठीक है, x की जगह पे -1 लगा लेते हैं। ठीक है, x की जगह पे जैसे माइनस का 1 लगाएंगे, 5y बराबर 6 × -1 - 10 कितना हुआ 5y बराबर -6 - 10, 5y बराबर -16, y बराबर -16/5। 16/5 कितना होता है 16 इधर 5 इधर, 5 दूनी बच्चा कितना, नहीं 5 तिये 15, बचा कितना 1, पॉइंट लगा 0 आया, 5 दूनी तो कितना आया प्लस का 3.2 है कि माइनस का 3.2 है, माइनस का 3.2 है। ठीक है, और फिर क्या करें, एक पॉइंट और निकालना है बस हमें। ठीक है, एक काम करते हैं, x की जगह पे क्या ले लें 5 ले लें। ठीक है, x की जगह पे 5 ले लो एक बार। ठीक है, x की जगह पे जैसे तुम 5 डालोगे तो 6 पंजे में से 10 गया, के नीचे 5 आया तो 4। ठीक है, तो एक पॉजिटिव। और चलते हैं लास्ट ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ नहीं मतलब मैं डेटा बना रहा हूँ बस, उसके सॉल्यूशन बना रहा हूँ मैं, देन ग्राफ्स तो आपको खुद ही बनाने हैं। तो पॉज कर करके ग्राफ सबके बना लेना। कितना है ज़रा देखना, 3y बराबर 6x - 11। ठीक है, ये क्या है, क्या करें इसका, आप बोलोगे कि 0 0 करके तो देख ही लेते हैं ना। इधर x है इधर y है, तो x को 0 तो कर ही लिया करो, पता लग जाएगा x को कहाँ काट रहा है वो, सॉरी y को कहाँ, हाँ x को कहाँ काट रहा है वो। x को 0 कर लिया तो जैसे इसको 0 करा तो वैल्यू कितनी आई -11/3। थोड़ा सा पॉइंट में निकाल लेते हैं इसको, 11/3 को, 3 तिये 10 11, 0.036 18, लगभग -3.6 आ रही है वैल्यू इसकी। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब क्या करें, एक बार इसकी जगह 2 लगाएं, 2 लगा के देखते हैं। 6 दूनी में से 11 गया, बहुत छोटा पॉइंट पड़ गया। एक बार x की जगह 3 लगाते हैं, 6 तिये में से 11 गया 7/3, ये भी पॉइंट में ही आ रहा है। अब क्या करें, 4 लगा के देखते हैं, 6 चौक में से 11 गया
13, तो ये भी पॉइंट में ही जा रहा है। चलो फिर एक एक करके ही करो, फिर हो गया। एक लगाओ एक बार, देखो कितना बनता है। 6 कम 6, 6 में से 11 गया, कितना आया? माइनस का 5 आया। नीचे क्या बना? 3 बना। 5/3 कितना होता है? 5 इधर 3 इधर, 3 एकम 3, 2 बचा, पॉइंट लगा 0 का, 3 6 18, तो 1.6 आ रहा है लगभग। प्लस का है माइनस का है? माइनस का 1.6 है ना। और कुछ एक बार 5 पे ट्राई कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 30 में से 11 गया 21 के नीचे 3 गया। देखो 3y बराबर 6 इंटू में 5 माइनस 11, 3y बराबर 6 पंजे 30 में से 11 गया, तो कितना हुआ इधर? 19 के नीचे 3 आया, 19/3, तो कितना हुआ? 19 इधर 3 इधर, 3 6 18, एक बच गया, पॉइंट लग के 0 आया, 3 3 9, तो लगभग 6.3 आ रहा है। मैं डेसिमल के बाद का एक नंबर इसलिए निकालता हूँ, हाँ, ताकि और नंबर निकालने का कोई पॉइंट है नहीं, तो डेसिमल के बाद का एक नंबर ही निकाल दे करो, है ना। तो ये बन गए सबके ग्राफ्स। पॉज करके तुम लोग बना लेना सबका डेटा रख के, ठीक है। क्या हो गया? बार लगेगा, लेकिन ग्राफ में तुम 6.3333 को कैसे दिखाओगे? ग्राफ में तो ऐसा है बस सिंपल, इधर 4 है इधर 5 है, ये 6.3 को ही हमें तुक्के में दिखाना पड़ेगा। इधर 6 आएगा इधर 7 आएगा, हम ऐसे लगभग यहाँ लगाएंगे। मुझे पता है 6.3 के ऊपर बार होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 3 3 3 3 3 चलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 3 3 को तुम दिखाओगे कैसे? प्रॉब्लम तो ये है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसको हम जूम कर सकते हैं, ऐसे स्क्रीन पे है वो, ऐसा तो नहीं है ना। तो दिस इज़ वाई हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे सारी, ठीक है। तो ग्राफ्स आपको बना लेना। फिर फर्स्ट में पूछता है ग्राफ पूछा है, सेकंड में पूछता है आइडेंटिफाई स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बताओ। इनका बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली इक्वेशन है y बराबर -3x + 4। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ कि y बराबर mx इंटू प्लस में c, m होता है हमारा, c होता है हमारा y इंटरसेप्ट या y इंटरसेक्ट, एक ही बात है। मतलब x एक्सिस कहाँ काटेगा, y एक्सिस कहाँ काटेगा। तो मुझे बताओ स्लोप कितना है? -3। y इंटरसेप्ट कितना है? 4। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? तुम अब तुक्का ही लगा सकते हो इन दोनों से, पता है। स्लोप माइनस है, मतलब ऑब्ट्यूस रहेगा कि एक्यूट रहेगा? ऑब्ट्यूस रहेगा। तो ग्राफ ऐसा जाना चाहिए इसका, अगर तुम्हारा बन रहा है तो। y को कहाँ काटेगा? 4 पे काटेगा। x पे जब 0 होगा तो y पे 4 होगा, और y कैसा है? क्योंकि -3 है, तो ये एंगल ऑब्ट्यूस बनना चाहिए। इसका ग्राफ ऐसा बन रहा होगा तुम लोगों का, इस वाली इक्वेशन का। क्लियर इतनी बात? दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। 2y बराबर 4x + 7। क्या ऐसे x की क्या स्लोप 4 है? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि ये y बराबर mx + c की फॉर्म ही नहीं है। यहाँ तो y के आगे भी कुछ है, तो इसको नीचे भेजना पड़ेगा हमें। तो y बराबर 4x + 7 पूरे के नीचे 2, ठीक है। तो कितना हुआ? एक बार 2 इसके नीचे रखा तो 4x/2 + 7 के नीचे 2, तो कितना हुआ बताना ज़रा। इससे कट गया, कितने पे? 2x जमा, ये तो 3.5 होता है, तो y की क्या वैल्यू आई? y बराबर 2x + 3.5। ये बनी इक्वेशन। अब फटाफट से स्लोप बोल दो। स्लोप आया 2, और y इंटरसेप्ट क्या आया? 3. ग्राफ कैसा बनेगा? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल आपका ऑब्ट्यूस ना होके एक्यूट होगा। और कहाँ काट रहा है? 3.5 के काट रहा है, इधर x पे 0 y पे 3.5, ऐसा ग्राफ होना चाहिए। ये एंगल आपका एक्यूट रहना चाहिए। क्लियर इतनी बात? थर्ड वाले पे चलते हैं, कैसा रहेगा देखते हैं उसका भी। ठीक है, थर्ड वाला कुछ इस प्रकार, 5y बराबर 6x - में 10, ऐसा कुछ है। निकाल सकते हैं, बड़ा आसान काम है।
y की वैल्यू कितनी आई, 5 एक बार इसके नीचे रखा, 6/5x, 5 एक बार इसके नीचे रखा, 10/5, तो y की वैल्यू बनती है 6/5x -2। स्लोप बता दो जल्दी से, 6/5। y इंटरसेप्ट बता दो, -2। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे है, पॉजिटिव है, एंगल एक्यूट बनेगा ऑब्ट्यूज बनेगा, तो ऐसी ग्राफ जाएगा, इतना तो पता है। लेकिन ये वाई एक्सिस को ऊपर थोड़ी काट रहा है, कहाँ काट रहा है वाई एक्सिस को, नीचे काट रहा है, मतलब ग्राफ ऐसा जाना चाहिए, यहाँ पे x पे 0 y पे -2, ऐसा जाना चाहिए। समझ गए बात, क्लियर है इतनी तो बात। अरे y को नीचे काट रहा है ना भाई -2 पे, तो ऐसा ग्राफ जाएगा इसका, ठीक है। अब तुमने बनाया भी होगा, देखी भी होगी ये बात तुमने, ठीक। और कुछ रह गया क्या, लास्ट रह गया मेरे ख्याल से, 4th रह गया। जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ही ग्राफ आना चाहिए इसका। इसी को यहीं कर लेता हूँ मैं तो, 4th को तो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था और ये 4th था। यहाँ से y की क्या वैल्यू आई, एक बार इसको इसके नीचे रखा, 6x के नीचे 3 आया, 11 के नीचे 3 आया, ये कितना होता है, तो y बराबर 2x - 11/3। ये 11/3 को डेसिमल में तो करना पड़ेगा हमें, कितना होता है 11/3 डेसिमल में, इधर 11 इधर 3, 3 3 9, 10 11, 2 पॉइंट लगा, 0 आया, लगभग 3.6 के आसपास। तो मैं इसको 3.6 के ऊपर बार लिख देता हूँ, ठीक है। अब बार लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बार इसलिए लगाते हैं क्योंकि 6 6 6 6 6 6 चलता जाएगा ऐसे, है ना। तो ये इक्वेशन बन रही है हमारी। तो मुझे बताना जल्दी, स्लोप कितना है, y इंटरसेप्ट कितना है, ये ग्राफ कैसा रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा यार। एंगल एक्यूट है, एंगल एक्यूट है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, और y को कहाँ काट रहा है, नीचे काट रहा है, कहाँ पे, 0 और -3.6 पे। कोई परेशानी इतने में, तो ये तो हमने बता दिया। और भी कुछ पूछ रहा है क्या, पूछ तो रहा था ना, y एक्सिस को कहाँ काटेंगे ये पॉइंट्स, ठीक है। आई थिंक थर्ड पार्ट हो गया इसका। पहले में ग्राफ था, दूसरे में क्या था, दूसरे में स्लोप और वो पूछा हुआ था, है ना। तीसरे में क्या पूछा था, तीसरे में बोल रहा है वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है, क्या, अच्छा वाई इंटरसेप्ट तो बता दिया हमने, ये पूछा हुआ है वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है, तो जो वाई इंटरसेप्ट के आंसर आए हैं वही है उसके आंसर भी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट्स वाई एक्सिस। तो जब तुम वाई एक्सिस को देखोगे कहाँ काट रहा है, तो जो वाई इंटरसेप्ट के आंसर है वही है वाई इंटरसेप्ट को कहाँ काटेगा। फिर बोलते हैं आर दिस लाइन पैरेलल, ठीक है। कौन कौन सी पैरेलल लाइन है ये पता करना है। पैरेलल लाइन का बस मुझे इतना ध्यान है कि A1/A2 बराबर होता था B1/B2 के, और ये बराबर नहीं होता था C1/C2 के। ये होती थी पैरेललिटी की। लेकिन ये A1, लेकिन ये जो पैरेलल है कि नहीं है, ये जो काम होता है, ठीक है, पैरेलल है कि नहीं है, वो इस वाली फॉर्म में थोड़ी होता है। वो किस वाली फॉर्म में होता था, आप बोलोगे पैरेलल है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए इस वाली फॉर्म में आना पड़ेगा हमें, ax + by + c, इस फॉर्म में आना पड़ेगा। y बराबर mx + c वाली जो फॉर्म है, y बराबर mx + c वाली जो फॉर्म है, इस वाली फॉर्म में हम तब जाते हैं जब हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना होता है, ठीक है। ax by c इस फॉर्म में हम तब आते हैं जब हमें पैरेलल है कि नहीं ये पता करना होता है। तो इन सभी को मैं इस फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी देखना, चेंज करते ही पहले x का टर्म रहना चाहिए, ठीक है, माइनस का 3x है उधर, फिर किसका टर्म रहना चाहिए, y का, ये प्लस का y यहाँ आके माइनस का y हो जाएगा, +4 ऐसे ही रह गया। तो इसको हमने चेंज कर दिया बड़े आराम से। अरे प्लस का y बीच में आ गया तो माइनस का y हो गया। दूसरा क्या बना बताओ, 4x तो ऐसे रहेगा, बीच में आके -2y जमा, तीसरी इक्वेशन जरा देखना, 6x - 5y - 10। चौथी इक्वेशन देखना, अच्छा सबके बराबर में 0 भी तो है ना, क्योंकि इसको उठा के हम यहाँ ले आए तो उस तरफ तो कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा है। इधर क्या बचा है, 6x - 11 बराबर, तो हमें पता करना है इन सब में से कौन, ये इस फॉर्म में लेकर आ गए। अब हमें पता करना है कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। पॉज करना,
तो इन इक्वेशंस को हमने, देखो फोकस दे, तो इन इक्वेशंस को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। आप ऐसे लिख लेना, इन ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म, इनको ऐसे करके लिख दिया हमने। अब चेक कर लेते हैं पैरेलल कौन सी किसके है, ठीक है। कैसे देखते हैं रेशियो, आगे वाले की आगे वाले से, पहले मैं पहला दूसरा पैरेलल है कि नहीं है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले के साथ सारे चेक कर लेते हैं, दूसरे के साथ सारे चेक कर लेते हैं, तीसरे का सारे चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा, ठीक है। पहले के साथ चेक कर रहे हैं, तो इधर कितना बना, -3 अपॉन में 4 बराबर किसके है, -1 अपॉन में, तो ये दोनों तो बराबर है ही नहीं, तो जो पहला है वो पैरेलल नहीं है दूसरे के, ठीक है। पैरेलल का निशान ये होता है, अगर पैरेलल नहीं है तो ये निशान लगा दूंगा मैं, ठीक है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, -3 अपॉन में 6, अच्छा ये दोनों बराबर नहीं थे, -1 अपॉन में -5, ये कितना बन रहा है, आप बोलोगे 1/2 -1/2 बन रहा है, ये कितना बन रहा है, -1/5 बन रहा है, तो ये भी पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ये भी पहला पैरेलल नहीं है तीसरे के, पहला और तीसरा ही पैरेलल नहीं है, पहला चौथा पैरेलल है क्या, चेक कर लेते हैं। पहले से क्या बना, -3/6, ये वाला -3/6, इधर -1/-3, ठीक है। आगे के दो चेक करते हैं पहले, तो अगर वही बराबर नहीं हो तब पीछे का देखेंगे। ये कितना हुआ, -1/2 और ये 1/3, तो ये भी पैरेलल नहीं बना, कोई किसी के पैरेलल बना ही नहीं। तो पहली लाइन जो है वो तो पैरेलल ही नहीं है, इसको हम ऐसे भी देख के बता सकते थे, क्योंकि पहली लाइन इकलौती है जिसका स्लोप नेगेटिव है, तो ये इकलौती है जो ऐसे करके जारी होगी, है ना, तो ये किसी के पैरेलल होगी नहीं। सोचो ना ध्यान से, ये इकलौती लाइन है जो ऐसे जारी होगी कहीं, तो ये किसी के पैरेलल कैसे हो सकती है। हालांकि अगर तुमने ग्राफ बना लिए हैं तो तुम देख के ही पता कर सकते हो कि ग्राफ की जो तुमने ग्राफ्स बनाए हैं उनसे पैरेलल है कि नहीं है। एक बार ऐसे चेक करो, दूसरी को पहले चेक करते हैं, क्या बना, 4/-3, फिर क्या बना, -2/-1, क्या ये पैरेलल है, नहीं है। भाई पहली लाइन को तो चेक ही मत करो किसी से भी, वो तो सीधे ही पता लग गया कि वो पैरेलल हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है उसकी, है ना, x का नेगेटिव है। अब दूसरे को इससे चेक करते हैं, कितना बना बताओ, 4/6, कितना बना, -2/, ये भी पैरेलल नहीं है, पहले ही दो बराबर नहीं आए, अरे पहले के दो बराबर आने चाहिए, लास्ट वाला बराबर नहीं होना चाहिए, ये है पैरेलल की कंडीशंस, तो ये भी पैरेलल नहीं आई। तो दूसरा और तीसरा भी पैरेलल नहीं है। दूसरा और ये वाला ट्राई करते हैं, 4/6 -2/3 -3 और इधर 7/-11, चेक करते हैं ये कितना हुआ, आप बोलोगे 2/, माइनस से माइनस कर दिया, कितना आया, 2/7/, ये तो बराबर नहीं आया, तो बन गई सिचुएशन। यही सिचुएशन होती है पैरेलल के लिए, पहले दोनों हो जाए बराबर, लास्ट वाला ना हो बराबर, यही तो सिचुएशन होती है। तो कौन सी पैरेलल बनी, दूसरी से चौथी पैरेलल बनी, तो जो दूसरी लाइन है वो पैरेलल है चौथी से, ठीक है। और फिर क्या, इसके बाद तीसरी चेक कर लेना इसके बाद, ठीक है। इधर क्या बना, 3/6 1/5, ये तो पैरेलल नहीं है। इधर क्या बना, 4/6 2/5, ये भी पैरेलल नहीं है। और फिर 6/6 5/3, ये भी पैरेलल नहीं है। तो बस एक ही पैरेलल आया मेरे ख्याल से, दूसरी लाइन और चौथी लाइन पैरेलल हैं, मतलब ये वाली और ये दोनों पैरेलल हैं और कोई पैरेलल है ही नहीं, ठीक है। चेक कर लेना रेशियो वगैरह एक बार पॉज करके, ठीक है। हाँ, दूसरी और चौथी है ना, दूसरी तीसरी नहीं, दूसरी और चौथी ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप बोलोगे 2i बराबर 4x जमा 7 पैरेलल है किसके, 3y बराबर 6x माइनस 11 के। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। यहाँ पर बोला हुआ है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि सेल्सियस, अगर जैसे कि मानो कोई चीज़ सेल्सियस में है, ठीक है, उससे अगर हमें फ़ारेनहाइट में आना है तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करते थे हम। सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में आना है तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जांपल मेरे को 5 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो क्या करेंगे,
जहाँ पे C नज़र आ रहा है उसकी जगह 5 लगा दो बस आप, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में क्या आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 32। 5 से 5 कट गया तो ये कितना आया, 32 जमा 9 कितना होता है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरह से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं। कोई परेशानी? अब सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में आप सिंपल 273 जोड़ दो, तो केल्विन में कैसे आंसर आएगा, जो भी डिग्री आपकी सेल्सियस में है उसको 273 से जोड़ दो, ठीक है। तो किस में आंसर आ जाएगा आपका, केल्विन में। तो केल्विन में क्या बना, सेल्सियस कितना है 5 जमा 273 कितना हुआ 270 डिग्री केल्विन। तो ये आया केल्विन में, ये आया फ़ारेनहाइट में और ये आया सेल्सियस में। ये तीनों के तीनों टेम्परेचर क्या अलग अलग हैं, ये एक ही टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, बस इनकी यूनिट अलग अलग है। जिस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सेंटीमीटर में अलग होगी, इंचेस में अलग होगी, फीट्स में अलग होगी, मीटर्स में अलग होगी, उसी तरह एक ही टेम्परेचर सेल्सियस में अलग होगा, केल्विन फ़ारेनहाइट में अलग होगा, केल्विन में अलग होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन x डिग्री केल्विन। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया, अच्छा एक बात और, अगर सेल्सियस से डायरेक्ट ही फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में आना हो तो क्या करेंगे। आप बोलोगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना तो हमें आता है, कैसे जाते हैं, F बराबर 9/5C प्लस 32 ऐसे करके आते हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना तो हमें आता है, लेकिन सेल्सियस से केल्विन में जाना भी हमें आता है। तो सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं, तो जो केल्विन होता है वो C जमा 273 के बराबर होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। देखो ना केल्विन किसके बराबर है, C प्लस 273 के। इतनी बात समझ आ गई। तो यहाँ से मुझे किस में जाना है, मुझे यहाँ से C की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़रा बताना, K माइनस 273 बराबर C। तो इस C की वैल्यू उठा के यहाँ लगा दो, तो F बराबर 9/5 K माइनस 273 प्लस 32। अब ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये सीधा आप केल्विन की वैल्यू लगाओगे, जैसे 0 डिग्री केल्विन लगाओगे, 4 डिग्री केल्विन लगाओगे, 5 डिग्री केल्विन लगाओगे, उसका आंसर को सीधा फ़ारेनहाइट में दे देगा। ये क्या करेगा, सीधा केल्विन से सेल्सियस के बीच का रिलेशन मिल गया हमें, केल्विन से सेल्सियस के बीच का रिलेशन मिल गया, ठीक है। चाहो तो इसे याद कर लो, नहीं चाहो तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रिलेशन क्योंकि, ठीक है, वो तो बस मैंने समझा दिया कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन एज यूनिट्स ऑफ x डिग्री केल्विन। तो केल्विन में जब हमने नापा तो वो x केल्विन आया, ठीक है। फ़ारेनहाइट में जब हमने नापा तो y, अच्छा यहाँ पे डिग्री लगाते हैं, y डिग्री फ़ारेनहाइट। द रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम इज मेजर्ड इन द गिवन बेसिकली इक्वेशन। y और x का जो रिलेशन है वो हमें दिया हुआ है। क्या है वो रिलेशन, y बराबर 9/5 माइनस x माइनस 273 प्लस 32। आप बोलोगे ये तो अभी निकाला आपने, y की जगह हमने क्या रखा हुआ था, फ़ारेनहाइट रखा हुआ था, x यहाँ पे क्या रखा हुआ था हमने, केल्विन रखा हुआ था। तो देख लो x के साथ केल्विन ही है, y के साथ फ़ारेनहाइट ही है, सिस्टम्स तो अभी भी सेम ही है। ये रिलेशन अभी निकाला था हमने। फिर कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज। पहले पार्ट में कहता है कि अगर केल्विन की वैल्यू दी है हमें, बेसिकली हमें टेम्परेचर दिया है 313 डिग्री केल्विन, 313 केल्विन में हमें दिया हुआ है। कह रहा है फ़ारेनहाइट में निकालो इसको, किस में, टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया हुआ है तो इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है। निकाल देंगे। ये किसकी वैल्यू है, x की के y की, x की वैल्यू है ना। अरे भाई ये केल्विन में है, किस में है, केल्विन के साथ x है, तो ये किसकी वैल्यू हुई, तो इधर x की जगह लगा दो, बस काम खत्म। तो y बराबर 9/5, x की जगह 313 माइनस 273 प्लस 32। तो y बराबर 9/5
माइनस करना, 3 में से 3 गया 0, 31 में 27 का कितना आता है 4, है ना, सही है सब। अरे सोचो ना, 3 में से 3 गया 0, इधर 31 इधर 27 है, 27 28 29 30 31, 4 बचा प्लस 32, इसको इससे काटते हैं, कितने पे गया 9 8 जा प्लस 32 कितना हुआ 4, 104 क्या y क्या था, आप बोलोगे y तो फ़ारेनहाइट था, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फर्स्ट वाले का आंसर बना। कोई परेशानी? सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या आता है, इफ द टेम्परेचर दे रखा है इस बार फ़ारेनहाइट में हमें, ठीक है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है टेम्परेचर। सेकेंड पार्ट में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछा हुआ है, केल्विन में पूछा हुआ है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है। ये वैल्यू किसकी दी है, एक्स की के वाई की? इस बार वाई की वैल्यू दी है यार, उधर लगा दो। 158 बराबर 9/5 x माइनस 273 प्लस 32, इतने में किसी कोई दिक्कत परेशानी? अब ये 158 जो है इसका कुछ मत कर देना, इसे 5 को वहाँ भेज देना, ये प्लस का 32 है, पहले से वहाँ भेजो, माइनस का 32 करो, तो कितना हुआ 158 माइनस 32 बराबर 9/5 x माइनस 273। क्लियर इतनी बात? माइनस करो जरा, कितना हुआ, 8 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, 126 बराबर 9/5 अपॉन में x माइनस 273, ठीक है। अब ये 9/5 को वहाँ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 5/9, तो 126 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 बराबर x माइनस 273। 9 के टेबल में 12 तो नहीं आता, क्या आता है, हाँ 9 आता है 1 पे, कितना कैरी गया 10 11 12, 3 कैरी गया, 36 आता है क्या 9 के टेबल में, 4 पे, तो 14 5 से कितना होता है 70 बराबर x माइनस 273। ये माइनस का 273 वहाँ जाके प्लस का 273 बन जाएगा, 273 जमा 70 बराबर x, कितना हो गया जरा बताना। तो x की वैल्यू आई हमारी 3 + 0 तो 3 ही हुआ, 7 और 7 4, उधर एक कैरी, कितना हो गया 343। क्या किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, x में कौन था केल्विन, तो 343 डिग्री। इजी क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन करने से पहले हमें फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए जिसे हम वर्क कहते हैं। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट आपकी किताबों में आएगा, लेकिन अभी वो चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। मानो कि एक सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर एक ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे आपने कोई फोर्स लगाई F, आपने क्या लगाई, कोई और फोर्स लगाई, तो ऑफकोर्स ये ऑब्जेक्ट आगे लुढ़केगा, चलते 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 ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, कितना चला ये, मान लेते हैं d डिस्टेंस चला, ठीक है, कितना डिस्टेंस चला, d डिस्टेंस चला। अगर ये फोर्स भी इसी तरफ थी और ये चला भी इसी तरफ ही है, इस केस में जो वर्क डन होता है, मैं तुमसे पूछूं कि इस फोर्स ने कितना काम किया है, कितना वर्क किया है, वर्क डन मतलब कितना कार्य किया है इसने, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय F, भाई जिसने भी ये फोर्स लगाई होगी उसने कितना काम किया है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस फोर्स को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ वर्क डन बाय फोर्स F को सिर्फ W लिख देता हूँ, तो W बराबर F इंटू D, ये रिलेशन आता है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है वर्क डन का। अच्छा याद रखना, ये फॉर्मूला तब ही ठीक है जब आपका फोर्स भी इस तरफ ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट चल भी इसी तरफ रहा है, तो ये काम कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज अगर तुमने धक्का इस तरफ मारा लेकिन ऑब्जेक्ट चल के इस तरफ आ गया, जैसे इंक्लाइन प्लेन पे होता है, मानो कि कोई ढलान है, तुम धक्का ऊपर मार रहे हो गाड़ी पे, लेकिन वो आ उल्टी रही है गाड़ी, ठीक है, तो अगर ऐसा केस है तो ये फोर्स जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा, वो किसके बराबर होगा वो साइंस में जानेंगे हम, ठीक है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। यहाँ कहता है द वर्क डन बाय अ बॉडी
ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जो मैंने बात बताई, जो फोर्स है और जितना डिस्टेंस है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाता है। एक्सप्रेस दिस इन द टर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कर दिया था ये तो हमने पहले ही। तो 9th का जो आंसर है, तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया है तो हमने, ठीक है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3 यूनिट्स। तो जो फोर्स है वो 3 यूनिट्स की है। यूनिट्स मतलब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, याद रख लेना इस बात को, ठीक है। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। ग्राफ वगैरह बनाना है क्या इसमें, बाय ड्रॉ ग्राफ ऑफ ए कॉन, ठीक है। तो फोर्स कह रहा है 3 यूनिट्स है, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो गया, F बराबर 3 इंटू डी, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो मैं ऐसा रफ सा ग्राफ बनाया था इसका, ठीक है। कैसा बनेगा, यहाँ पे मैं वर्क को रखता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्टेंस को रखता हूँ। कोई परेशानी किसी को? जब डिस्टेंस था 0, जब डिस्टेंस था 0 लगाया हमने, तो वर्क की वैल्यू भी कितनी आई, 0। कोई दिक्कत परेशानी? डिस्टेंस ऑफ कोर्स मीटर में होता है, याद रखेंगे इस बात को। और जो वर्क होता है उसको एक नई यूनिट है जिसको हम जूल कहते हैं, याद रखेंगे इस बात को। वर्क को किस में नापते हैं, जूल्स में नापते हैं हम, ठीक है। अगर यूनिट नहीं भी लिखोगे तो भी कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, लिख लोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है। अब मुझे बताओ, इसकी जगह जब 0 लगाया तो वर्क कितना आया, तो हम कहाँ हैं, ओरिजिन पे। इसकी जगह जब 1 लगाया, क्या लगाया, डी की जगह, यहाँ चले हम 1, तो वर्क में कितना पहुंचे, 3 पे। अरे 3 1 जा 3 हो गया उधर, यानी कि 1 2 3 यहाँ पहुंच गए पॉइंट। तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट ऐसे करके जाएगा, 2 पे कहाँ पहुंचा होगा, 3 4 5 6 ऐसे कहीं कहाँ पहुंचा होगा। तो बना लेना ग्राफ, तो कुछ ऐसा बनेगा इसका। फिर कहता है व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स। कह रहा है वर्क डन निकालो, सेकंड पार्ट में कहता है इसी के वर्क डन निकालना है, डिस्टेंस 2 यूनिट का है। पता कर सकते, कर सकते हैं। वर्क डन क्या है, वर्क का फॉर्मूला होता है 3D, डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगे, जूल्स होंगी, वो तो खैर जब फिजिक्स पढ़ेंगे जब सोचेंगे। फिर आगे कहता है वेरीफाई इट बाय अ प्लॉटिंग ग्राफ। कर दिया वो तो हमने, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके चलता जाएगा, 3 पॉइंट्स तक का बना लेना है इस ग्राफ को, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल px। एक लीनियर पोलिनोमियल दिया है हमें कोई सा, वो ऐसे p ऑफ x दिया हुआ है, ऐसे पासेस थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है इन दोनों पॉइंट से पास करता है वो। पहला पॉइंट है 1 और 5, दूसरा पॉइंट है 3 और 11, मतलब इन दोनों से पास करता है वो ग्राफ, ठीक है। पोलिनोमियल ढूंढ दो। पहले पार्ट में कहता है फाइंड px, मतलब जो भी पोलिनोमियल है उसे ढूंढना है। px का मतलब ये पोलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं इसको, पोलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। इसे कैसे पढ़ते हैं, वैसे इसको px पोलिनोमियल ना बोल के तुम फंक्शन ऑफ x बोलो तो ज़्यादा ठीक है। इसे कैसे पढ़ोगे, इसे कैसे पढ़ोगे, फंक्शन ऑफ a, है ना। तो क्या ढूंढना है हमें, पोलिनोमियल, वैसे x में जो भी पोलिनोमियल है वो ढूंढना है। ढूंढ देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, जब 2 पॉइंट्स दिए होते हैं तो y बराबर mx प्लस, यही होता है जब हमें ढूंढना होता है। अरे 1000 बार कर चुके हैं यार अभी तक तो। m का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। कुछ समझ आ रहा है? वैल्यूज देखते हैं। अगर ये x1 है तो ये क्या होगा, अगर ये x2 है तो ये क्या होगा, ठीक है। इतना तो अभी तक आ ही गया है भाई। लगा दो जरा वैल्यूज, m की वैल्यू आ जाएगी, बोलना y2 11 है क्या, 1 मिनट, हाँ 11 है। तो क्या 11 माइनस, फिर बोलो कितना आया, 6 अपॉन में 2 कितना आया, तो m की वैल्यू हो गई, तो y बराबर 3x प्लस c को निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे, मुझे पता है जब x था 1 तो y था 5, यही तो है। लगाओ जरा, तो y बराबर 3x प्लस c, तो 5 माइनस 3 बराबर c, तो 2 बराबर, तो पोलिनोमियल क्या बना, y बराबर m कितना है 3x और c कितना है, सही है, ठीक है। अब ये
आंसर सही है कि नहीं है, इसको आप मन में एक बार चेक भी कर सकते हो। y बराबर 3x+2 हमारा आंसर आया है। क्या ये जो इक्वेशन है इन दोनों लाइन पे सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, चेक कर लेते हैं। x की जगह 1 है, y की जगह 5 है, लगा के देखना। x की जगह 1 लगाओ तो y का आंसर क्या आ रहा है देखना। जैसे ही तुमने इधर 1 लगाया तो 3+2 कितना हुआ, 5 हुआ, तो y कितना है 5, ठीक है। x की जगह एक बार 3 लगाओ यहाँ पे, 3 3 +2 तो y की जगह, समझ गए, तो मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है जो भी किया है। सेकेंड पार्ट में कहता है, फर्स्ट वाले को मैं कैलकुलेशन मिटा के बस आंसर लिख रहा हूँ, y बराबर 3x+2, ठीक है। पहले वाले का आंसर आया हमारा y बराबर 3x+2। दूसरे में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर ग्राफ कट्स द एक्सिस। ये नहीं बोला कौन सी एक्सिस, कह रहा है ये जो ग्राफ है y बेसिकली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ या वेयर ग्राफ कट्स एक्सिस, मतलब जहां पे दोनों एक्सिस को काट रहा है। मुझे बात बताओ ग्राफ इसका होगा कैसे, इमेजिन करके देखते हैं। स्लोप पॉजिटिव है क्या, है ना पॉजिटिव, तो एंगल एक्स एक्सिस एक्यूट बनेगा कि ऑब्ट्यूज बनेगा, एक्यूट, मतलब ये ग्राफ ऐसे जाना चाहिए। लेकिन y इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, मतलब y को नीचे थोड़ी काटेगा, ये कहाँ काटेगा y को, तो मतलब ऐसे जाना चाहिए। तो ये ग्राफ एक्यूरेट है इसका, कुछ समझ आया, पक्का। देखो एंगल एक्यूट है और ऊपर काट रहा है, उसको कहाँ पे काट रहा होगा, कहाँ पे काट रहा होगा, x में कितना, y में कितना, कुछ समझ आ गया, पक्का, ओके। तो पहले तो पॉइंट ऐसे मिल गया हमें, y एक्सिस कहाँ काट रहा है। तो मानो ऐसा किसी बच्चे को नहीं आता लिखना, मुझे कैसे पता 2 पे काट रहे, क्योंकि y इंटरसेप्ट 2 है उसका, ठीक है। मानो किसी बच्चे को नहीं आता, उसने बस इतना दिमाग लगाया कि जहाँ पे भी y एक्सिस को काटेगा उधर x का कोऑर्डिनेट और y पे तो कुछ ना कुछ रहेगा। जहाँ पे भी y एक्सिस x एक्सिस को काटेगा वहाँ x पे तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन y पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट A और B निकाल लेते हैं। पॉइंट A को उसमें लगा लो, कितना हुआ बताना। तो y बराबर 3x+2 था, पॉइंट A के लिए कर रहे हैं, फॉर पॉइंट A के लिए देखो x पे क्या लगाना है और y पे क्या लगाना है, y लगाना है। एक मिनट पॉज करो। हाँ, तो A पॉइंट के लिए क्या करेंगे, 0, y को पुट करेंगे, x की जगह पे 0 और y की जगह पे तो y ही रहने देते हैं, ठीक है। तो कितनी आई y की वैल्यू, 2 आई, है ना। अरे 3 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 जमा 2 तो 2 ही होता है। तो कहाँ पे काटा इसने y एक्सिस को, तो y इंटरसेप्ट जो बना हमारा वो बना x में 0, y में, ठीक है। x एक्सिस को कहाँ काटा उसको निकालने के लिए ये पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो x की जगह पे तो x और y की जगह पे 0 लगा लेते हैं भाई, ठीक है। फॉर पॉइंट B क्या है, x, 0। तो क्या है बताओ, y बराबर 3x+2 है, x की जगह पे तो x ही रहने दो, y की जगह पे कर दो 0, ठीक है। ये प्लस का 2 वहाँ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, कितना हुआ, -2 बराबर 3x, और x की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, -2/3। तो क्या बना कोऑर्डिनेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखना है आपको, ये इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो x इंटरसेप्ट क्या बना, x में कहाँ है, -2/3, और y में कहाँ है, देखो ना, x में तो कुछ था और y में क्या था, 0 था, तो y में कहाँ है, 0। तो इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी था, जो कि कुछ ऐसा था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px, वेरीफाई योर आंसर्स। तो हमारा क्या इक्वेशन क्या बनी थी, y बराबर 3x+2 ऐसा कुछ बना था। तो कह रहा है इसका ग्राफ बना लो और इसका आंसर्स को वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ग्राफ बनाना तो आता ही है सबको, बनाते हैं जल्दी से फटाफट से ग्राफ इसका। इधर x इधर y,
x को एक बार क्या लगा लेते हैं 0, एक बार 1, एक बार 2। x को 0 करा तो ये हो गया, x को 1 करा तो ये हो गया, x को 2 करा एक ये हो गया, 3 दूनी 6 और 2। तो इसका ग्राफ बना लेना फटाफट से। x पे 0, y पे 2, 1 2 यहाँ कहीं है, x पे 1, y पे 5, 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं है। तो ऐसे करके ग्राफ जा रहा होगा इसका, जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, आप पूरा अच्छे से बनाना है ऑफ कोर्स। इस ग्राफ को मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, अपनी अपनी कॉपियों में ठीक से बना लेना इसको। चलते हैं 11वां क्वेश्चन है, हमें px दिया हुआ है, एक मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax प्लस b करके, एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है qx जो कि cx प्लस d ऐसे लिखा हुआ है। टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट, कहता है कि p0 जो है वो 5 है। ठीक है भाई, पहली बात ये बोली इसने कि जब इस वाले पॉलिनोमियल की x पे 0 रख के वैल्यू निकाली तो आंसर आया 5। ठीक है, ये बात बोली इसने। फिर कहता है द पॉलिनोमियल px माइनस qx। सेकेंड बात बोली कि जो एक पॉलिनोमियल आएगा जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, px माइनस qx को जब माइनस कर देंगे, दिस कट्स x एक्सिस एट 3,0। मतलब अगर इस पॉलिनोमियल में से मैं इस पॉलिनोमियल को घटा दूं तो एक नया पॉलिनोमियल आएगा, और ये जो नया पॉलिनोमियल है ये x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, सेकंड बात ये बोली इसने। ठीक है, थर्ड बात बोली इसने, द सम ऑफ px प्लस qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4। बेसिकली बस इतना ही। ठीक है, px और qx ढूंढना है। ठीक है, एक बार सभी के सभी थोड़ा सोचो इस बारे में। ठीक है, लिखना बंद करो, समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन समझेंगे इस बात को। थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन समझना। पहले बात में बोलता है कि p0 5 है। p0 5 है का क्या मतलब हुआ कि जब हमने इस पॉलिनोमियल में x की जगह 0 लगाया होगा तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 हो गई होगी। ठीक है, तो मैं p0 लिखता हूं एक बार। p0 का मतलब पता है क्या हुआ? p0 का मतलब ये हुआ कि a मल्टीप्लाइड बाय 0 जमा b। कितने आई p0 की वैल्यू? a को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही हो गया, है ना? अच्छा, कंफ्यूज मत हो जाना। a के साथ क्या है? x है, x की जगह 0। ठीक है, कहीं वो वाला ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट से कंफ्यूज जाओ। a को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ही हो गया, जमा b। कितना आया? b आया। और इसने बोला कि p0 की वैल्यू कितनी है? 5 है। लेकिन p0 तो खुद किसके बराबर है? b के। दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी है? 5 है। पहली हिंट से हमने b की वैल्यू निकाल दी। दूसरी हिंट कहती है कि px माइनस qx जब आपने किया, पहले कर लेते हैं। पहली हिंट मिल गई। दूसरी हिंट कि जब px माइनस qx किया, करके देखते हैं। px कितना है? ये है। कितना है? ax प्लस b। qx कितना है? cx प्लस d। यही है। करना जरा माइनस, ये तो ax प्लस b ही हो जाएगा, ये माइनस का cx माइनस का d हो जाएगा। ठीक, कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। x कॉमन ले सकते हैं इसमें से। थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं मैं इसको। ax माइनस cx प्लस b माइनस d, ऐसा ही रहेगा। ax के साथ माइनस cx को रख दिया, प्लस के b को ऐसे रखा, माइनस के d को ऐसे रखा। कोई परेशानी? इन दोनों में से x निकाल लेते हैं कॉमन। तो क्या बनेगा? x निकाल लिया तो a माइनस c जमा b माइनस d। तो ये बन गया हमारा क्या? px माइनस qx। क्लियर इतनी बात? नहीं खड़े रहना। लो, तो फिर ये कहता है कि जो px माइनस qx है ना, वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इस पॉइंट से जा रहा है वो। ठीक है, मतलब x पे कितना है? तो मैं लिख रहा हूं x पे 3,
और y पे 0 को सेटिस्फाई कर रहा है कौन? यही तो है px माइनस qx। px माइनस qx की तो वैल्यू ये थी, तो px माइनस qx के बराबर है। तो ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, ये इसके बराबर है पूरा। अब px माइनस qx जो है ये एक फंक्शन है, किसका? x का ही तो फंक्शन है। a b c d तो कॉन्स्टेंट्स है सारे, किसका फंक्शन है? x का। तो px माइनस qx को थोड़ी देर के लिए मैं gx बोल देता हूँ, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि जो px माइनस qx की जो वैल्यू आई है ना, इसको मैं gx कहता हूँ, मान लेते हैं, लेट, ये हमने माना है। तो gx किसके बराबर है? तुम बोलोगे इसके बराबर है। gx किसके बराबर है? तुम बोलोगे इसके x a माइनस सी प्लस b माइनस डी के बराबर है। इतनी बात क्लियर होती है। अब gx, अब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना है हमें। y पे कितना है? 0, x पे कितना है? 3। अच्छा, जो इतना तो पता ही है ना तुम्हें, y जो होती है वो fx की वैल्यू होती है ना, y बराबर fx। बेसिकली ये बात याद रखना कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, इधर x होता था, इधर y होता था। इस y को हम f ऑफ x भी कह सकते हैं, ठीक है। इस केस में gx कह सकते हैं। फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन ऑफ x, वही y भी होता है, अलग चीज़ें नहीं है दोनों के दोनों, ठीक है। तो इस gx की जगह मैं क्या लगाऊंगा बताना? 0। क्यों? क्योंकि वो तो y के बराबर होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y बराबर x a माइनस सी प्लस b माइनस डी। क्यों लिखा मैंने ऐसे? हमने मान लिया लेट px माइनस qx को gx बोल देते हैं और ये y के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पे लिया हुआ है हमने, ठीक है, fx को, ठीक है। तो y की जगह लगाते हैं 0 बराबर x की क्या लगाएंगे? 3 और a माइनस सी जमा b माइनस डी, ठीक है। इतनी बात। एक काम करो, इन दोनों को वहाँ भेज दो, जगह नहीं बच रही। कितना बना? 3a माइनस सी बराबर, ये माइनस का था d, उधर जाके प्लस का हो जाएगा d। ये प्लस का था b, उधर जाके माइनस का हो जाएगा b। लेकिन b की वैल्यू तो 5 है, ठीक है। तो b की जगह में क्या लगा दूं? तो क्या आया? d माइनस 5 बराबर 3 टाइम्स a माइनस सी, ठीक है। एक ये इक्वेशन बन गई। इसको मैं क्या कह देते हैं? इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद कहता है द सम ऑफ px एंड qx इज इक्वल टू दिस, ओके। इसका भी सोच लेते हैं। एक बार इतना पॉज करके लिख लो, इतना सारा, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक चले गए, फिर ये पार्ट आएगा उसके नीचे, ठीक है। तो मैं इतना पार्ट मिटा देता हूँ। मुझे पता है b की वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब ये वैल्यू मिली हुई है मुझे। इसके बाद कहता है px जमा qx बराबर है इसके। px जमा qx क्या है? px जमा qx, px की वैल्यू क्या है जरा बताना? बोलोगे तुम ax प्लस b, यही तो है px की वैल्यू। qx की वैल्यू क्या है जरा बताना? cx जमा d। कोई परेशानी इतने में? इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ से, इधर से और इधर से x कॉमन आ गया है ना, क्या हो गया अंदर? a जमा c, b जमा d, ऐसे का ऐसे ही आ गया। कोई दिक्कत परेशानी इतने में? ठीक है, सब ठीक है। इसके बाद कहता है ये जो पूरा px जमा qx जो है, ये जो हमने सॉल्व किया, ये किसके बराबर आया? ये px जमा qx के बराबर आया है। क्वेश्चन में खुद ही कहा उसने कि px जमा qx जो है वो इसके बराबर है। px जमा qx किसके बराबर है? इसके। तो px जमा qx में क्या लगा सकता हूं? 6x जमा 4 बराबर x मल्टीप्लाइड बाय a प्लस सी प्लस b प्लस डी। कंपेयर करो जरा, x के साथ वाला टर्म कौन है? x के साथ वाला टर्म कौन है? तो 6 किसके बराबर आया? a प्लस सी के। कुछ समझ आ रहा? अरे x के साथ वाला टर्म a प्लस सी था, x के साथ वाला टर्म 6 था, तो एक जैसे जो टर्म है x के साथ कुछ है और फिर कुछ कांस्टेंट है।
जो बच गया इस तरफ में वो क्या है, 6x को अगर मैं हटा दूं, जो बच गया वो क्या है, अगर मैं x वाले टर्म को हटा दूं, जो बच गया वो क्या है, तो 4 किसके बराबर हुआ, b प्लस डी के। ठीक है, a प्लस सी की वैल्यू आ गई, b प्लस डी की वैल्यू आ गई। अब हमें इनका इस्तेमाल करके 3 इक्वेशन है हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, ए बी सी डी निकालना है हमें कुछ करके। ठीक है, ऐसा तो हम पहले भी कर चुके हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ये सारा मिटा देता हूँ। अच्छा, इसी के साथ एक बात यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट सुनो। 4 बराबर b जमा डी के, अभी पता लगा था b की वैल्यू 5 आई थी, थोड़ी देर पहले पता लगा था, याद है तुम लोगों को। इधर b की वैल्यू लगा देते हैं, कितनी आई, 4 जमा b की जगह 4 बराबर, सॉरी b की जगह क्या आएगा, जमा, इसको उधर भेजा तो d की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1। अरे प्लस का 5 है, वहाँ जाके माइनस का 5 हो गया, माइनस के 5 में 4 जोड़ा तो माइनस का 1 आ गया। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो गई। ठीक है, अब यहां लिख रहा हूं मैं, पुट d बराबर -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d बराबर -1 है, उसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं। क्या है बताना, d -5 बराबर किसके है, 3a माइनस सी के। d की जगह क्या लगाना है, -1 -5 बराबर 3a माइनस सी। कोई परेशानी, कितना हुआ, 3a माइनस सी। इसको इधर भेजते हैं, -6 बाय a माइनस सी, काटो कितना हुआ, बराबर a माइनस सी। ओके, बढ़िया काम हो गया। a माइनस सी की वैल्यू मिल गई, a प्लस सी की वैल्यू निकल गई। इनसे तो निकालना बहुत आसान है काम। इसको मैं क्या बोलता है, कौन सी इक्वेशन हो गई, पहली हो गई, दूसरी हो गई, इसको तीसरी बोल देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो a और c में और कोई रिलेशन है क्या अपने पास, आप बोलोगे है, ये रहा a और c में रिलेशन। अरे टेप लेना भाई, बाद में समझ लो, पहले इनकी कॉपी छीनो दोनों की इनकी। अब इस a माइनस सी जैसा और a प्लस सी a माइनस सी जैसा कोई रिलेशन है क्या, आप बोलोगे है, तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐड कर देते हैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से। ठीक है, कर देते ऐड। तुम बोलोगे a जमा सी कितना है, 6, a माइनस सी कितना है, -2। इनको जोड़ दो, कितना हुआ, a जमा a 2a प्लस सी से माइनस सी चला गया, 6 में -2 जोड़ा तो कितना आया, तो a की वैल्यू कितनी आई, कितनी, 2, a की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद a की वैल्यू आ गई है, तो a की वैल्यू कहाँ रखे बताओ, किसी की वैल्यू आ जाए, आप बोलोगे इसी में से किसी में रख दो। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अब क्या था, a जमा, लिख देते हैं वैसे, पुट a बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में रख दो a बराबर 2 को, ये है ना इक्वेशन नंबर 2। क्या था, a प्लस सी बराबर कितना है, 6 के, a की जगह रख दिया 2 जमा c बराबर 6, तो 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 6 हो जाए, तो c की वैल्यू 4, सारे मिल गए। ठीक है, मैं लिस्ट करता हूँ, a कितना आया बताना जरा मुझे, एक आ गया 2, b कितना आया मुझे बताना जरा, हाँ b आया था 5, बहुत बढ़िया। c कितना आया, 4, कहाँ है, अच्छा ये रहा 4, और d कितना आया, -1। अब ये सारा मिटाने के तहत है, अब हम चलते हैं पूरे के पूरे कंक्लूजन पे। ठीक है, ABCD तो आ गया ना, क्वेश्चन में ABCD थोड़ी निकालना था, हमें तो पॉलिनोमियल्स ढूंढने थे। पॉलिनोमियल्स क्या दिए थे, देखो क्वेश्चन के अंदर हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे कि जो Px है वो AX प्लस B है, और जो QX है वो CX प्लस D है, यही तो दिए थे पॉलिनोमियल में। तो Px की वैल्यू क्या हुई बताना, A की वैल्यू, B की वैल्यू,
QX की वैल्यू क्या हुई बताना, C की वैल्यू 4x, D की वैल्यू -1, मिल गए दोनों पोलिनोमियल। अच्छा ये क्वेश्चन टफ था, ठीक है, 9th क्लास के हिसाब से तो टफ था। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अगर तुम सोचो ध्यान से, क्वेश्चन में सब चीज़ों की हिंट दी हुई है। मेरे को आता थोड़ी था ये क्वेश्चन, पहली बार किताब देखी है मैंने, मेरे को ये नहीं पता अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे को नहीं पता है कि अगला क्वेश्चन होगा नहीं होगा। मेरे को जो इतना पता है, क्वेश्चन में लिखा है कि करना क्या है। इस हिंट को फॉलो करते 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 कहीं तक पहुँचेंगे, सेकंड हिंट को फॉलो करते करते कहीं तक पहुँचेंगे, थर्ड हिंट को फॉलो करते करते कहीं तक पहुँचेंगे, तीनों का इस्तेमाल करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से सॉल्व करो। बस अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले तो मेंटालिटी चेंज करो, क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन मुश्किल इसलिए पहली बार कर रहे हो तुम इसलिए मुश्किल है, दूसरी तीसरी बार कर लो आसान लगने लगे क्वेश्चन। क्लास में कराया तुमने फर्स्ट, अभी तुमने कितनी बार करा, 0 बार है ना, अभी तक तो 0 बार ही करा है। पॉज करके 2-3 बार ट्राई कर लो सेम ही क्वेश्चन को, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में, ध्यान रखना। जो ये क्वेश्चन है, जैसे पीछे वाले चैप्टर में ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था एक, ठीक है, उसमें ABC करके निकाला था, वो आएगा पेपर में, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन देंगे पेपर में, इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है। आप रटे रटाए क्वेश्चंस पढ़ के अगर जाओगे तो नहीं कर पाओगे। पिछले साल तक क्या होता था, ऐसे 2.1 लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 ये सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये, तुम देखा तो है पहले कैसे NCERT होती थी, क्या कुछ नहीं होता था, वो पानी सा होता था, बिल्कुल कुछ नहीं था उसके अंदर। तो इस बार आपको मैथमेटिकली स्किल अपनी बढ़ानी पड़ेंगी, अपनी क्रूशियल थिंकिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी कि ये कह क्या रहा है ये क्वेश्चन में। अगर उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे तो सॉल्यूशन तक पहुंचना बहुत दूर हो जाएगा तुम्हारे लिए, वहाँ तक तो भी पहुँच नहीं पाओगे। सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, दूसरा स्टेप है उस लैंग्वेज को फॉलो करना, तीसरा स्टेप है आंसर निकालना उसका। कैलकुलेशन तो कर ले जाओगे, लेकिन करना क्या है ये पता करना मुश्किल रहेगा। ये हो गया हमारा फाइंड द पॉलिनोमियल Px एंड Qx, कर दिया ये हमने। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो आसान है। 12th क्वेश्चन 5 पार्ट्स है इसके, ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ दिया हुआ है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोइंग पैटर्न हेक्सागन मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। कह रहा है माचिसों का इस्तेमाल करके हमने एक हेक्सागन बनाया है, कुछ हेक्सागन के पैटर्न बनाए हैं। अ न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एवरी स्टेज एंड शेयर द लास्ट हेक्सागन इन द प्रीवियस स्टेज। ओके, समथिंग लाइक दिस। एक स्टेज 1 का हेक्सागन कुछ ऐसा है, स्टेज 2 का कुछ ऐसा है। छोटा बनाते हैं थोड़ा क्वेश्चन करने के, 5 पार्ट है इसके। चलो कोई नहीं, एक बार इक्वेशन बना देंगे फिर से, तो इसको मिटाई देंगे फिर हम। ये स्टेज 2 का है, और स्टेज 3 में ऑफ कोर्स छोटा बना देता हूं मैं, एक और ऐड हो गया होगा। हेक्सागन नहीं है, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। इधर से एक और ऐड हो गया, ऐसे नहीं ऊपर ऐड हुआ है इस बार। कुछ इस तरह से पैटर्न है। ये आपको बोला है ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है। ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मैनी स्टिक्स आर रिक्वायर्ड। कह रहा है आगे के 2 ड्रॉ करो। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं इसका मैं, ठीक है। तो कैसे लगा, एक बार ऐसे था, नीचे लगा, ऊपर लगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे करके बनेगा ये पैटर्न। इसका अगला स्टेज ड्रॉ करते हैं। एक दूसरे स्टेज में पहुंच गए, और नीचे जाना है, नहीं फ्लैट जाना है, ठीक है। ये तो हो गया थर्ड स्टेज। अब क्या करें बताओ, कहाँ पे बनाए, इधर से कि इधर से? नीचे से। फ्लैट गए, नीचे आए, फ्लैट गए, इधर से इधर। ये बन गया कौन सा, स्टेज 4। अब कहाँ लगाएंगे, ये फिर बनाना पड़ेगा सारा, तो मैं दोबारा नहीं बना रहा, ठीक है। ये बना के पूरा का पूरा, बस यहाँ पे एक और ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ तक का स्टेज 4 है, इसके बाद वाला स्टेज 5 है। ऊपर जाना है ऐसे, ये तो इसके फ्लैट ही चलता है इससे, तो है ना। तो ये पूरा का पूरा स्टेज 5 है। अपनी अपनी कॉपियों में पूरा बना लेना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है ऑलरेडी, ठीक है। समझ गए इतनी बात कैसे करा।
अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल पूरी करो। टेबल पूरी करने से पहले मेरे को बताओ, जब स्टेज थी 1 तो कितनी तिल्लियाँ रिक्वायर्ड थी? कितनी थी? स्टेज 2 थी तो कितनी मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड थी? 12 थोड़ी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि एक मैच स्टिक तो शेयर हो रही है ना दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, है ना। इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, है ना। और फिर इसमें 22 23 24 25 26, ऐसे करके कुछ हो रहा है। तो मैं मिटाता हूँ इसे। स्टेजेस लिखते हैं सेकंड पार्ट में, ऐसे करके टेबल दी हुई है एक, इस तरफ लिखिए स्टेज, ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। उन्होंने ऐसे करके टेबल बनाई है, हम ऐसे बनाना प्रेफर करते हैं। और इस तरफ नंबर ऑफ मैच स्टिक, छठी क्लास की पुरानी एनसीईआरटी में हुआ था ये क्वेश्चन, मुझे ध्यान है। नंबर ऑफ मैच स्टिक बनाने वाला, एन एन करके पैटर्न बनाते थे, पुरानी एनसीईआरटी किसी ने पढ़ी है तो, 6th क्लास की। अलजेब्रा करके एक चैप्टर होता था। स्टेज अगर 1 था, स्टेज था अगर, कितनी माचिस की तिल्लियां थी? 6 थी, ठीक है। कैसे पहुंचे यहां से यहां तक? आप बोलोगे 6 से मल्टीप्लाई किया है, कोई दिक्कत नहीं, करा है। जब थे स्टेज 2 तो टोटल 12 थी, लेकिन एक तिल्ली शेयर हो रही थी इधर से उधर, तो यानी कि 12 में से इसके दुगने में से 1 घटा दिया हमने, इसके दुगने में से 1 घटा दिया, यानी कि दुगने में से 1 घटाया कितना हुआ, है ना। जब तीसरा स्टेज था कैसे आया था? 16 होनी चाहिए थी। देखो यहां से यहां तक इंटू में 6 किया, यहां से यहां तक 6 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा दिया। नजर आ रहा है कैमरे में? इतना छोटा, चलो आ तो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां से यहां तक में क्या किया भाई? 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 तिल्लियां शेयर हो रही हैं क्या अब, तो 2 माइनस कर देते हैं। कितना आया? सोचो, 6 3 18 में से 2 कम 16। चौथे स्टेज पे अब क्या करा होगा? मल्टीप्लाई करा 6, फिर कितना माइनस करेंगे? यहाँ 1 माइनस किया था, यहाँ 2 माइनस किया था, यहाँ 3 माइनस किया था। अब क्या करें? 3 माइनस करेंगे भाई। अरे इधर कुछ भी माइनस नहीं किया, मतलब यहाँ 0 माइनस किया था, उधर कुछ भी माइनस नहीं किया है, तो यहाँ 1 माइनस किया था, यहाँ 2 माइनस किया था, यहाँ 3 माइनस किया था। चौथे जो भी जितने भी स्टेज पे हो तुम होगे, उससे 1 कम माइनस करेंगे। हम दूसरे स्टेज पे थे, उसमें से 1 कम करो, कितना आया? 1, तो 1 माइनस किया। हम तीसरे स्टेज पे थे, तो उसमें से 1 कम करो और उसमें से फिर माइनस करो। चौथे स्टेज पे थे, 1 कम करो फिर माइनस करो 6x करके, बताना कितना आएगा? 6 चौक 24 में से 3 कम 5वें स्टेज की बात करते हैं। 26 ही आ रहा था क्या आंसर उसका? है ना। करो जरा, करो 6 से मल्टीप्लाई, क्या माइनस करेंगे? 5वें स्टेज पे, तो 1 कम माइनस करा, कितना? कितना? 5 6 30 में से 4 कम 26। छठे स्टेज का बताना, मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस क्या? 6 6 36 में से 5 गया, कितना आया? 31। कितने बनाने बोले? 5 ही बोले थे। अच्छा अगर n पे आ जाएं, अब बताओ, तो आप बोलोगे कि पहले तो 6 को n से कर दो मल्टीप्लाई, फिर उसमें से कुछ घटाना है। क्या घटाना है? n जितना भी है उसमें से 1 कम कर दो, n में से 1 कम कर दो और उसे घटा दो। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन अरे पहले 6 को करा n से मल्टीप्लाई, फिर जितना भी n था उसमें से 1 कम किया और उसको घटा दिया। समझ आई? सॉल्व करूं अगर थोड़ा सा इसको मैं, तो कितना आ जाएगा? 6n
ये ब्रैकेट खुला, जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस का निशान होता है, जैसे n-1 इधर ब्रैकेट के आगे, तो ये माइनस का n हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, निशान बदल जाते हैं दोनों के, ये प्लस का n था ना तो ये माइनस का n हो जाएगा, माइनस का 1 था ना तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो करो, ये हो गया माइनस का n, बताओ प्लस का 1, 6n में से एक n गया 5n प्लस 1। अरे ये तो कुछ और ही हो गया, हम तो 6 से घटा के n-1 कर रहे थे, इसमें तो बड़ा सिंपल सा काम दे दिया हमें। वो कह रहा है 5 से गुणा करके एक जोड़ दो, करके देखते हैं। इसको 5 से गुणा करो, कितना आया, एक जोड़ दो। इसको 5 से गुणा करो, एक जोड़ दो। इसको 5 से गुणा करो, एक जोड़ दो। तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये पावर है अलजेब्रा की, वो रिलेशन देता है जो हम नहीं सोच पाए। ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, एक जोड़ दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, एक जोड़ दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, एक जोड़ दो। समझ गए? हालांकि मेरे को पैटर्न दिख गया था पहले से ही, लेकिन मैं तुम्हें लंबे रास्ते से लेकर आया यही दिखाने के लिए कि वो पैटर्न कि एक रिलेशन जो है ना, जैसे हमारे क्या कोऑर्डिनेट है 1 और 6, और क्या कोऑर्डिनेट है 2 और 11, और क्या कोऑर्डिनेट है 3 और 16। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, ये एक से ज़्यादा लाइंस इनको सेटिस्फाई कर सकती हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है, तो जरूरी नहीं एक रिलेशन ही, ये रिलेशन भी सेटिस्फाई कर सकता था इसको, है ना। आपके सोचने के तरीके दो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये तो हमने बना दिया, ये हो गया हमारा पार्ट 2। आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज, कर दिया। ये इसका पार्ट 3 था जो हमने किया है ना, ये इसका पार्ट 3 था। हाउ मेनी मैच स्टिक, कह रहा है 15वीं स्टेज में कितना रिक्वायर होगा। अब तो यार बच्चे वाला काम हो गया। ठीक है, 15th स्टेज कह रहा है, 15th स्टेज क्या करेंगे 15th स्टेज के लिए, इधर 15 लगा दो, है ना। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना है, नंबर ऑफ मैच स्टिक 5n + 1, कितना 5n + 1, n की जगह पे 15 जमा 1, 15 × 5 = 75 जमा 1, कुछ समझ? ठीक है, अच्छा ये 4th पार्ट हो गया, ये वाला 3rd नहीं हुआ, 4th हो गया ये। 5th पार्ट चेक कर लेते हैं। कैन 200 मैच स्टिक, कह रहा क्या 200 आएगा क्या इसमें? ये जो आंसर आ रहे थे हमारे 6, 11, 16, 21 और 26, इसमें कहीं 200 आएगा क्या? मतलब चेक कर लेते हैं, आएगा नहीं आएगा, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता। मतलब यहाँ पे अगर 200 आएगा तो 5n + 1 बराबर 200 होगा जिस सम पे आएगा। तो 5n + 1 किसके बराबर होगा? तो 5n किसके बराबर आया? 200 - 1, तो 5n किसके बराबर आया? 190। n की वैल्यू क्या आई? 199/5। डिवाइड करके देखते हैं कटता है नहीं कटता। 199 5, तो ये 15, कितना बचा? 4, ऊपर से आया 9, 5 नेम, कितना बच गया? पॉइंट 5 8, 1 मिनट। ये क्या है? ये स्टेज है, पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है। क्या 2.5 स्टेज है इसकी कोई? क्या 3.5 स्टेज है इसकी कोई? उसी तरह चलते 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 कोई 39 स्टेज आएगी, उसके बाद सीधा 40 आ जाएगी, 39.8 जैसी कोई स्टेज ही नहीं आएगी। दैट मीन्स 200 इसके में कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कह रहा है 39.8 जो स्टेज आएगी ना उस पर जाके आएगा 200। समझ रहे हो बात को? इसकी वैल्यू कितनी आई है? 39.8 आई है। ठीक है, सो n जो है वो कैसा होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6, ये तो नेचुरल नंबर है। आप बोलोगे यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। n जो है वो नेचुरल, अरे स्टेज क्या है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये तो नेचुरल नंबर है ना। 1 से शुरू होते हैं जो इन्फिनिटी तक चलते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं वो। तो n नेचुरल नंबर होना चाहिए था, लेकिन n की वैल्यू 39.8 आ चुकी है। दैट मीन्स हमने जो ऊपर अजम्पशन लिए वो कहीं गलती हुई है। तो 200 विल नॉट अराइव इन दिस पैटर्न, मतलब 200 इस पैटर्न में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था।
अगले पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम 11वें क्वेश्चन की तरह है। कह रहा है एक px दिया हुआ है हमें ax प्लस b, एक qx दिया हुआ है हमें cx प्लस d। एक एक करके हिंट दिए हुए हैं, फॉलो करते चलते हैं, आंसर आ जाएगा। पहला हिंट जो हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि जो ग्राफ px है पासेस थ्रू 2,3 एंड 6,11। बहुत बड़ा हिंट दे दिया। अब तो पहला पॉलिनोमियल निकाल देंगे इससे। तो हम इन दोनों से पास होने वाली कितनी लाइनें होंगी, मुझे एक बात बताओ। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस को पास किया जा सकता है, कितनी भी लाइनें की जा सकती हैं एक पॉइंट से, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक ही लाइन होती है जो जाती है। तो इन दोनों के बीच में अगर ये लाइन px पास हो रही है तो इस लाइन को तो हमें फिगर आउट करना बहुत अच्छा आता है। दो पॉइंट्स के बीच में आ रही है तो वो लाइन तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, फटाफट से पी ए और बी की वैल्यू निकाल देते हैं जल्दी से। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं। ऑफ कोर्स ये x1 है तो ये अगर x2 है तो ये, ठीक है। क्या होती है कहानी, y बराबर mx प्लस सी। m की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो m की वैल्यू क्या हुई यहां से, y2 कितना है 11 माइनस 3, फिर तो m कितना आया, कितना आया, ओके। तो y बराबर 2x प्लस सी। जब x था 2 तो y था x की जगह पे, तो y की जगह पे क्या लगाना है, x की जगह पे क्या लगाना है, प्लस सी। 3 जमा 4 बराबर सी, सॉरी माइनस में आएगा, ये 2 दूनी 4 हुआ, ये वहां जाके माइनस का हो गया, -1 बराबर मिल गए पॉलिनोमियल। y बराबर m कितना था 2, x c कितना है -1। कुछ समझ, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है px की। ठीक है, कंपेयर करना जरा px को। px की क्या वैल्यू थी, ax प्लस b, क्या आंसर आया 2x माइनस 1। x के आगे क्या है, x के आगे क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, बड़े साम से मिल गई इस बार। b की वैल्यू क्या हो गई -1, कोने पे कहीं लिख देता हूं मैं, a कितना है 2, b कितना है -1। आगे बढ़ते हैं, c और d और निकालना होगा बस हमें कुछ करके। पहले हिंट से ही a b तो मिल गया हमें। ठीक है, दूसरा हिंट क्या है, द ग्राफ qx पासेस थ्रू पॉइंट दिस। ओके, qx के लिए 2 हिंट दिए हैं। द ग्राफ ऑफ qx का जो ग्राफ है पासेस थ्रू 4, -1। कह रहे जो qx है ना, ये इससे पास करता है। पास करता है का मतलब क्या हुआ, कह रहा है जब तुम x की जगह पे qx, देखो मैं qx को लिखता हूं, qx क्या है, तुम बोलोगे cx प्लस d है। qx की जगह पे मैं y लिख सकता हूं, तुम्हें पता है इतनी बात तो, बराबर cx प्लस d। जब y की जगह पे -1 है, c जमा सॉरी x की जगह पे क्या है 4 जमा d, तो कितना आया 4c जमा d बराबर कितना है -1 के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। कोई परेशानी इतने में, पक्का। थर्ड हिंट क्या कहती है, ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते ना हम, इक्वेशन बन गई है। तो थर्ड हिंट क्या कहती है, द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू px। ओके, बहुत बड़ी हिंट है। कह रहा है px इक्वेशन क्या आई थी हमारी, मुझे बताएगा कोई, px जो इक्वेशन थी वो क्या आई थी, a की जगह पे 2x, b की जगह पे और इसकी जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, y बराबर 2x माइनस 1। ये थी हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। थर्ड हिंट क्या कहती है, इसको मैं साइड में लिख देता हूं ना। क्या हिंट है, कहाँ लिखे यहाँ लिख देते हैं कि 4c प्लस d बराबर -1 है। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने सेकंड से। अब मैं इतना मिटा देता हूँ, थर्ड हिंट लिखता हूँ मैं सीधा 4c प्लस d बराबर है -1 के। ठीक है, थर्ड हिंट क्या कह रही है,
थर्ड हिंट ये कहती है द ग्राफ ऑफ QX, द ग्राफ ऑफ QX इज पैरेलल टू PX। ओके, याद करो पैरेललिटी में क्या होता था? पैरेललिटी में ये होता था कि आगे की दो रेशो बराबर होती, पीछे वाली बराबर नहीं होती थी। क्या होती थी कि A1/A2 बराबर होता था B1/B2 के, और ये C1/C2 बराबर नहीं होता था। लेकिन QX क्या है? QX जो है वो कितना है? CX जमा D, यही है। इसको मैं Y बराबर CX जमा D लिख सकता हूं, है ना। लेकिन PX क्या है? PX तो ये रहा, Y बराबर 2x माइनस 1, यही तो है PX। कह रहा है ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल हैं इसका मतलब क्या हुआ? रेशो बराबर है। पैरेलल होने का मतलब तो यही होता है। कौन सी दो रेशो? x और y के रेशो बराबर है। लेकिन ये रेशो मैंने तुम्हें सिखा रखा है, ऐसे नहीं कंपेयर करते, इसको कर सकते हैं वैसे आंसर आता है, लेकिन मैंने क्या सिखा रखा है वैसे ही फॉलो करते हैं अपन। तो किस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में लेकर आओ। पहले कर सकते हैं, मतलब पहले x को, मतलब इसको बीच में घुसाना पड़ेगा हमें। क्या बना बताना? cx माइनस वाई जमा d बराबर 0, यही बना। अरे y को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया भाई, cx माइनस वाई जमा d बराबर 0। उधर देखना क्या बना, तुम बोलोगे 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। अब रेशो बराबर करनी है किसकी? दिस अपॉन दिस। उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि ये इसके पैरेलल है। सो इफ पैरेलल लाइंस, अगर लाइन पैरेलल हैं तो 2 अपॉन में c, 2 अपॉन में c किसके बराबर है? इसका है क्या है? अपॉन में कुछ पल्ले पड़ा। अरे 2 अपॉन में c बराबर है -1 अपॉन में -1 के, और ये दोनों बराबर नहीं है किसके? -1 अपॉन में d के, जो बच गया उसके, जो कांस्टेंट बच जाता है ना। तो ये बराबर नहीं है तो इसको तो हटा ही देते हैं, इससे तो फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि बराबर था ही नहीं। इधर से c की वैल्यू आ गई, इसको इससे करा कितना आया? -2, इसको इससे करा कितना आया? -c, माइनस से माइनस कट गया तो c की वैल्यू आई, a आ गया, b आ गया, c आ गया। c कितना है? 2। d चाहिए। क्या करें? अभी अभी थोड़ी देर पहले ये निकाला था हमने, याद है किसी को? इसको कोई इक्वेशन नहीं बोला था तो अब बोल देना, इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। तो यहाँ करता हूँ मैं क्या, पुट c बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। क्या था? तुम बोलोगे 4c जमा d बराबर -1। c की जगह 2 लगा दो, काम हो गया हमारा खत्म। 4 इंटू में 2 जमा d बराबर -1। 4 दूनी को उधर भेजा, -1 -8, d कितना आया? सारी चीज निकल गई। d कितना आ गया? इतने सारे अननोन निकाल दिए हमने, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली हमें निकालना क्या था? हमें तो पॉलिनोमियल्स ढूंढने होंगे, क्या है ना। फाइंड द और ऑल्सो कोऑर्डिनेट वेयर दिस लाइन मींस x एक्सिस, और भी कुछ काम भी है हमें। पहले पॉलिनोमियल ढूंढ देते हैं। अल्टीमेटली हमें क्या ढूंढने थे? ये सारा काम करके पॉलिनोमियल ढूंढने थे हमें, तो ढूंढ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। px क्या बना बताना जरा मुझे। px बना ax जमा b, a की जगह पे x, b की जगह पे qx क्या बना बताना। c की जगह पे, d की जगह पे, ठीक, मिल गया पॉलिनोमियल। फिर इसने पूछता है, कह रहा है एक्स एक्सिस को कहाँ काटेंगे ये बता दो। एक्स एक्सिस को जहाँ भी काटेंगे उधर y 0 हो जाएगा, इतना हमें पता है। ये पूछता है उसके बाद फोर्थ पार्ट ही मान लो आप, वेयर दे कट एक्स एक्सिस, जहाँ भी काटेंगे y 0 हो जाना है दोनों के लिए। पहली इक्वेशन है y बराबर 2x माइनस 1, दूसरी इक्वेशन है y बराबर 2x माइनस 9। y की जगह 0 लगाएंगे बराबर 2x माइनस 1, y की जगह क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे बराबर 2x माइनस 9। ये -1 को उधर भेजा तो +1 हो गया, 1 बराबर 2x। ये -9 को उस तरफ भेजा तो +9 हो गया। 2 इसके नीचे आए तो x की वैल्यू 1/2, इधर x की वैल्यू कहाँ काटेंगे? आप बोलोगे जहाँ भी काटेगा, ये जहाँ भी काटेगा ये वाली लाइन, उधर x पे तो 1/2 हो जाएगा, y पे 0 हो जाएगा।
जहाँ भी काटेगा x पे तो 9/2 हो जाएगा, y पे 0 हो जाएगा। हो सकता है इसको 0.5 लिख दें, हो सकता है 9 का आधा 4.5 होता है, इसको ये 4.5 लिख दें। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया बस हमारा, वो छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर एक फंक्शन है f(x) जो कि ax जमा a करके दिया हुआ है, और जहाँ पे a जो है वो 0 से बड़ा है, कह रहा है ये जितने भी पोलिनोमियल आएंगे इसमें क्या कॉमन है, मतलब a की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, ऐसा पोलिनोमियल आएंगे। y बराबर 4x जमा 4, या y बराबर 6x जमा 6, या y बराबर 7x जमा 7, y बराबर -7x -7, ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि a की वैल्यू 0 से बड़ी रहनी चाहिए। तो जो भी a की वैल्यू लगाओ वो 0 से बड़ी रहनी चाहिए। तो कह रहा है इन सब में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इन सब में? पहली बात कॉमन चीज क्या है, सभी का स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल स्लोप्स आर पॉजिटिव। दूसरी बात क्या कॉमन है, जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो एक्यूट एंगल बनेगा कि ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ठीक है, तो इन सभी के ग्राफ कैसे जाएंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे, और y इंटरसेप्ट सबका पॉजिटिव है, यानी कि सबके सब y एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे काटेंगे। ठीक है, तो ऑल ग्राफ्स विल कट x एक्सिस ऑन एन एक्यूट एंगल। ये बात भी ठीक है। और क्या कॉमन है, सारे के सारे y एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे काटेंगे। ठीक है, ऑल ग्राफ्स विल कट द y एक्सिस ऑन पॉजिटिव पार्ट, y एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पे काटेंगे। और कुछ कॉमन है क्या? ये सारे क्या कहते हैं उसको, ये सारे ग्राफ पैरेलल तो नहीं है, इनको दोनों को चेक करके देखते हैं। दिस अपॉन दिस 1/1, दिस अपॉन दिस 4/6, पैरेलल तो नहीं है, सारे के सारे नॉन पैरेलल हैं। एक बात और, ऑल ग्राफ्स आर नॉन पैरेलल। ठीक है, नॉन पैरेलल। ठीक है, और कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? और तो बस इतना, ऑल ग्राफ्स आर लीनियर, सारे लीनियर ग्राफ हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक का तो कोई ग्राफ ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों बस एक चीज़ और बतानी रह गई थी, तो हमारा एक और चीज़ कॉमन है इन सभी में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी इक्वेशन थी वो कुछ ऐसे थी, y = ax + a, कुछ इस तरह की थी हमारी इक्वेशन, है ना। तो अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ तो y = a अगर यहाँ से कॉमन आ जाए तो x + 1 हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस इक्वेशन में अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो देखना क्या होगा। अगर मैं y को 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे 0 होगा, इधर तो a ही है, इधर x + 1। ठीक है, ये a इसके नीचे आके 0 हो जाएगा, a/0/a बराबर x + 1। 0 एनीथिंग तो कितना होता है, 0 ही होता है, तो इधर तो 0 हो गया बराबर x + 1। इसको इधर भेजा तो x की वैल्यू -1 आई। ठीक है, तो मतलब कि इन सभी इक्वेशन में जो कि सारी लिखी है हमने, ऐसी कुछ इक्वेशन लिखी थी ना हमने, y = 3x + 3, y = 2x + 2, y = 4x + 4, ऐसी कुछ इक्वेशंस लिखी थी। तो इन सभी इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन है कि सारी इक्वेशन x पे -1 और y पे 0 इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती हैं सारी की सारी इक्वेशंस। ठीक है, बस इतनी बात थी। चैप्टर पूरी तरह समाप्त होता है, इसका एंड तक आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो समझ आ गया होगा वैसे तो सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, चलो।